Welcome students in this video lecture of estimation and costing subject। हम प्रॉफिट एंड बजट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। और पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में हमने काफ़ी चीज़ों को इन डिटेल डेप्थ देखा है, जिसमें मुख्यतः प्रॉफिट, बजट, डेफिनेशन और बजट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स या कैरेक्टराइजेशन ऑफ बजट इनको हमने डिटेल में देखा है। आज के वीडियो में हम एडवांटेजेस ऑफ बजट समझने का प्रयास करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम बजट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उस बजट से हमें क्या फ़ायदा होता है, यह हमें देखना और समझना बेहद ज़रूरी है। तो बजट बनाने के बाद उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो क्या एडवांटेजेस होते हैं बजट के, क्या बजट के कुछ नुकसान भी होते हैं, तो ये भी हम देखना चाहेंगे। लिमिटेशंस ऑफ बजट जिसे कहते हैं, और किस तरीके से हम सही प्रारूप में बजट को जब बनाएं तो वो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाए। जैसे हमने पूर्व में डिस्कस किया कि भाई हम यदि एक अपने घर में एक बजट बनाते हैं जिसमें हमारे माता पिता की अर्जित इनकम और अर्जित इनकम होने के बाद उसके अर्जित एक्सपेंडिचर्स, इनको यदि हम सही ढंग से रखें तो डेफिनेटली हम एक लंबे दौर में काफ़ी बचत कर सकते हैं और कई चीज़ों को एस्टिमेट भी कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस बजट इज़ इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑल्सो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें एक मोटरसाइकिल खरीदनी है और इस मोटरसाइकिल खरीदने के लिए हमारे पास फ़िलहाल कोई बजट नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन हम हर महीने यदि अपनी इनकम में से कुछ रुपए इस मोटरसाइकिल को ख़रीदने के लिए अलग से रखेंगे तो डेफिनेटली थोड़े दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हम वो मोटरसाइकिल खरीदने में सक्षम होंगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एक सर्टेन समय के बाद उस चीज़ की ज़रूरत कम महसूस होती है, वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। तो हम धीरे धीरे करते करते कहीं से पूर्व में पैसे देके और फिर बाकी किश्तों में लगाते हैं। इस तरीके से भी हम अपने घर की ज़रूरतों के प्रोडक्ट्स या इक्विपमेंट खरीदते हैं। तो मुख्यतः यदि हम बजट के लाभ देखें तो इसमें लाभ से ज़्यादा जो एडेड वैल्यूज़ है ये हमें ज़्यादा लगती है। मतलब एग्जैक्टली हम बजट के फ़ायदे जब देखते हैं तो इसमें जो एडेड बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट तो है ही, बजट इज़ बेनिफिशियल, लेकिन उस बजट के रहने से क्या एडेड वैल्यूज़ हमें मिलती है, ये भी इस एडवांटेजेस या लाभों में छुपी रहती है। तो आज के टॉपिक एडवांटेज ऑफ बजट या बजट के लाभ में देखते हैं। पहला, कार्यक्षमता एवं निष्पादन की जवाबदारी निर्धारित करने में सहायक। कार्यक्षमता, परफॉर्मेंस एवं निष्पादन यानी डिसबर्समेंट की जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करने में सहायक। बजट जो है वो असिस्ट करता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड या आप अपनी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो परफॉर्मेंस है, जिसके अनुरूप आप कोई काम करते हैं किसी भी प्लांट या फैक्ट्री या ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, तो आपने को दिया हुआ बजट आपने जो हेड है ऑफ कोर्स उन्हीं के ऊपर आता है। कार्यक्षमता, अपनी परफॉर्मेंस और उसका सही डिसबर्समेंट किया है कि नहीं, यह सहायक होता है, हेल्पफुल होता है उस पर्टिकुलर पर्सन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। कोई कलेक्टर हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के और यदि उनको गवर्नमेंट, सपोज हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उनको कुछ फंड अलॉट किया है, तो उस फंड को उन्हें जिस मद में, जिस हेड में वो फंड है, सपोज वो फंड अलॉट हुआ है एक स्कूल बनाने के लिए, तो
एक साल के अंदर वो स्कूल निर्धारित मापदंडों के अनुसार, जैसे कि प्रपोज्ड है, जैसे कि उसके एस्टिमेशंस हैं, उसी तरीके से उसकी कॉस्टिंग होनी चाहिए और वो एक साल तक बन के तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि बजट की सीमा कितनी है? एक साल। तो इस तरीके से देखिए, बजट बनने के बाद उस व्यक्ति की कार्य क्षमता और उसका निष्पादन, डिस्बर्समेंट और अंत में उसकी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने सही तरीके से निभाई या नहीं, इसकी जानकारी देने में बजट सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। दूसरा, फैक्ट्री या संस्था की वित्तीय स्थिति स्पष्ट करने में सहायक। यदि कोई फैक्ट्री या संस्था है, उसका ईयरली एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चे कितने हैं और उसकी इनकम कितनी है, यदि इन दोनों का मिलाप करें तो ऑफ कोर्स उस संस्थान की में वो संस्थान या फैक्ट्री प्रॉफिट में है या लाभ में है, यह स्पष्ट करने में सहायक होती है। देखिए, अब एग्जांपल के तौर पर देखें तो हमारा इंस्टीट्यूट है पॉलिटेक्निक कॉलेज। हम आपसे साल की फ़ीस 5,000 समथिंग जनरल पर्सन के लिए और SC ST OBC के लिए एज़ पर देयर इनकम सर्टिफिकेट शायद 1,000 समथिंग रुपए लेते हैं। गर्ल्स की जो ट्यूशन फ़ीस है वो माफ़ है, सिर्फ हॉस्टल की फ़ीस लगती है। तो यदि हम इसे कैलकुलेट करें और देखें तो कुल मनी कुल जो वो है कितना ले सकते हैं। सपोज़ 60 लोग हैं एक ब्रांच में, 2 ब्रांच में 120 और 3 साल में 360 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। चलिए सबकी ऑन एन एवरेज निकाल लेते हैं, कुछ तकरीबन 5,000 रुपया, 5,000 रुपया 360 गुणा 5,000 रुपये निकाल सब ने जमा किए एनुअल फीस। तो यदि हम इसे कैलकुलेट करें तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, राइट। सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 18 लाख। तो 18 लाख रुपए इंस्टीट्यूट को ये इनकम होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हार्डली जो इंस्टीट्यूट की जो इनकम है वो हार्डली 4 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रहती है। 4, साढ़े 4, 5 लाख रुपए से ज़्यादा इंस्टीट्यूट की इनकम नहीं होती है। तो ये इंस्टीट्यूट इनकम क्यों नहीं करता? बिकॉज इंस्टीट्यूट या संस्था जो है वो कभी भी प्रॉफिट बेस, अर्निंग बेस पर स्थापित नहीं की जाती है। इसलिए दिस इज़ सेकेंडरी इशू। बजट यहाँ पर भी बनता है, लेकिन यह जो इनकम है यह हमारे बजट के किसी भी प्रारूप में ये जो है ये बिल्कुल भी सही ढंग से फिट नहीं बैठता है। ये फिगर है ना, बहुत कम है, बहुत कम है इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। तो फैक्ट्री की जब तक स्थिति आपको एक बजट से किस प्रकार पड़ती है कि आपको पिछले साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये स्टेटमेंट आपको मिलता है बजट के माध्यम से, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि वो फैक्ट्री या प्लांट प्रॉफिट में है या नहीं है। और इसको जानना बेहद ज़रूरी रहता है, क्योंकि बजट हम इसीलिए बनाते हैं कि हम पिछले साल में होने वाले खर्चों को 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के होने वाले खर्चों को सही ढंग से बनाते हैं और उसके बाद एज़ पर रिक्वायरमेंट हम उसके ऊपर टैक्स भी भरते हैं। यदि हमें लॉस हुआ तो टैक्स नहीं भरते हैं, यदि हम उस लिमिट में हैं, गवर्नमेंट की लिमिट में, तो टैक्स नहीं भरते हैं। अदरवाइज़ हमें सरकार को इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। तो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के लिए प्रत्येक फैक्ट्री या संस्था की वित्तीय स्थिति स्पष्ट करने में ये सहायक होता है बजट। देखिए, बजट के लिए ये सब एडेड है ना, ये ध्यान रखिए, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी बात की।
प्रत्येक विभाग की दक्षता बढ़ाने में सहायक। किसी एक प्लांट में या फैक्ट्री में विभिन्न डिपार्टमेंट्स रहते हैं, उन डिपार्टमेंट की इफ़िशियंसी, दक्षता बढ़ाने के लिए यह बजट बहुत सहायक होता है। यदि कोई डिपार्टमेंट किसी प्लांट या फैक्ट्री के अंदर निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रत्येक वर्ष अपने बजट में बढ़ोतरी, अपने डिपार्टमेंट के अंदर नई टेक्नोलॉजी को एनहेंस नहीं कर रहा है, मशीनों की कंप्लीट मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका जो बजट है, उस पर्टिकुलर विभाग का जो बजट है वो कम होगा। तो आप जब बजट को देखेंगे, जैसे रिक्वायरमेंट लेते हैं कि आप बजट भेजिए और आपके डिपार्टमेंट का बजट कम है, दैट मीन्स आपकी परफॉर्मेंस लेवल कम है, आपका इफ़िशियंसी कम है। आप अपने ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में रहने वाले काम करने वाले व्यक्ति वो टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर बार हर बजट में कुछ न कुछ इंक्रीमेंट होना ही चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग ऑन द राइट पाथ, आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तो दक्षता जांचने में किसी भी डिपार्टमेंट की बहुत सहायक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक स्तर पर खर्च में रोक लगाने से प्रबंधन को प्रभावी में सहायक। तो प्रबंधन जो रहता है, टॉप मैनेजमेंट, वो नीचे वाले डिपार्टमेंट्स जो रहते हैं किसी प्लांट या फैक्ट्री के अंदर, उन डिपार्टमेंट या प्लांट को क्या खर्च बना रहे हैं वो, और वो खर्च क्या वाकई जस्टिफाइड है, क्या वो खर्च करने चाहिए, इस पर रोक लगाने के लिए टॉप मैनेजमेंट को एक टूल प्रदान करता है, जिसकी सहायता से ये टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट या लोअर डिपार्टमेंट को इस खर्च के रोक लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि आपका बजट सही है और आपने नंबर 2 पॉइंट को सही ढंग से समझा है, तो अब ये आप समझ जाएंगे 5वां पॉइंट कि बैंक से ऋण, बैंक लोन प्राप्ति में सहायक। यदि आपने वित्तीय स्थिति स्पष्ट की है बजट के माध्यम से, तो बैंक आपको ऋण तभी देती है कि आपके पुराने बजट के किस तरीके से आपने बजट बनाया था, उस पर क्या प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस हुआ है, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और उन फ्यूचर प्लान्स मतलब फिर से अगले बजट को ध्यान में रखते हुए आपको बैंक लोन देता है। और आने वाले समय के लिए, ये इसी से रिलेटेड है, आने वाले समय के लिए वित्तीय नीति स्पष्ट करने में सहायक। यानी कि आपको बैंक लोन कब मिलेगा, जब ये आने वाले समय की वित्तीय नीति आप मतलब नेक्स्ट ईयर का जो बजट आप पहले से लेकर जाएंगे, उसमें प्रॉफिट दिखाएंगे, तो आपको बैंक लोन मिलेगा। लेकिन जब बैंक लोन देता है तो आपको पुरानी वित्तीय स्थिति भी बतानी पड़ती है, आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ, और भविष्य की वित्तीय नीति भी आपको बतानी पड़ती है कि आने वाले समय में हमारा प्लांट या फैक्ट्री किस तरीके का काम करेंगे, जिससे कि हम सही ढंग से इसे समझ सकें। और उन बजट्स के स्टेटमेंट, बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है, पीस ऑफ पेपर है, जिसमें कि इनकम और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा है। तो इसको बैंक स्टडी करता है और वाकई देखता है कि क्या जस्टिफाइड है कि इस फैक्ट्री या प्लांट को यदि हम पैसा देंगे तो सबसे पहले ये पैसा हमको रिटर्न कर सकता है, और साथ ही साथ क्या वाकई जो प्लान बनाया है बजट, फ्यूचर बजट के माध्यम से और पुराने बजट को देखते हुए, क्या यह प्लांट या फैक्ट्री सक्सेसफुल भविष्य में हो सकती है। इनको ध्यान में रखते हुए बैंक लोन देती है। तो ये 6वां पॉइंट, 5वां पॉइंट और दूसरा पॉइंट तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। और उत्पाद के पूर्व मूल्यांकन में सहायक। उत्पाद यानी प्रोडक्ट, आपने किसी फैक्ट्री या प्लांट को स्थापित किया है, उसमें आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के
पूर्व मूल्यांकन यानी कि यदि आपको हानि हो रही है तो आप वो हानि कितने दिन तक सहेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट आप कितने दिन तक सहेंगे, इन दोनों का सही रूपांतरण यह बजट करता है। आइए अब नेक्स्ट इसमें हम प्रिंसिपल देखते हैं, कुछ सिद्धांत बजट के। पूर्व में हमने कुछ मुख्य सिद्धांत देखे थे, अब हम मुख्य सिद्धांत एक बार और डिटेल में देखेंगे। पहला है, बजट बनाते समय बजट हमेशा संगठन के उद्देश्यों से संबंध होना चाहिए। बजट हमेशा संगठन के उद्देश्यों से संबंध होना चाहिए। हमारा घर है, हम जानते हैं हमारे घर में हमारे माता पिता की कितनी अर्निंग्स है या हमारी खुद की कितनी अर्निंग है। अब यदि हम कुछ ऐसी चीज़ों को अपने बजट में डालने का प्रयास करें जितनी हमारी इनकम ही नहीं है या वो रिलेटेड ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम हमारा जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उससे अलग हो रहे हैं। तो बजट हमेशा हमारे जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के अनुरूप ही होना चाहिए। उस बजट में हम किसी दूसरी ऐसी वस्तुओं का उसमें नहीं जोड़ना चाहिए जो उससे रिलेटेड ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो प्लांट है या फैक्ट्री है वो कूलर बनाती है, तो उस कूलर में लगने वाले पार्ट्स का ही उसके अंदर उल्लेख होना चाहिए उस बजट में, खरीदी या बिक्री के संदर्भ में। लेकिन उस कूलर बनाने वाली शॉप में या प्लांट में या फैक्ट्री में हम मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर ऐड करेंगे, सो दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड ऑब्जेक्टिव्स। तो उस संगठन का ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल नहीं है कार्बोरेटर बनाना ऑटोमोबाइल का, वो कूलर या फैक्ट्री या कूलर या इससे ही रिलेटेड होना चाहिए। बजट बनाने में संगठन संरचना का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। बजट बनाते समय संगठन संरचना मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपको पता होगा प्लांट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी में हमने डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा है। एक बार रिपीट करेंगे तो जीएम से लेकर नीचे काम करने वाले हेल्पर तक की हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं। तो बजट में इस संगठन रचना के हिसाब से ही विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि हेल्पर कुछ सजेशन जेई को दे रहा है, सुपरवाइज़र को दे रहा है, तो सुपरवाइज़र को वो उसको संज्ञान लेना चाहिए और उन पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहिए। जेई एई को इंक्लूड करना चाहिए, एई एससी के इंक्लूड करना चाहिए। इस तरीके से नीचे से ऊपर तक बजट में उठाए गए बिंदुओं को सभी को इंक्लूड करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ें छूट जाएं या अननेसेसरी उसमें लॉक्ड इन हो और जिसके कारण बजट का प्रारूप बिगड़ जाए। बजट लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बजट एक बार आपने बना दिया और पूरे वर्ष के अंत में सपोज 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट करना है, आपने बजट बना लिया कि अब मैं आने वाले समय में मेरे इनकम इतनी रहेगी, इस महीने इतनी रहेगी, इस महीने इतनी रहेगी और इस महीने में ये एक्सपेंडिचर करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम देखेंगे इसको, और कई ऐसी वस्तुएं होती हैं, कई ऐसी अनसीन सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके की कारण प्लांट फैक्ट्री को चलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसलिए हमेशा फ्लेक्सिबल बजट रहना चाहिए, ताकि यदि कोई ऐसी आपदा आए तो हम उसे, चूँकि प्लांट और फैक्ट्री हमको चलानी, तो हम उससे आराम से डील कर सकें और सक्सेसफुली उसे कंप्लीट कर सकें। इसमें एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिससे समय समय पर इसकी जांच की जा सके। बजट में हमने बजट सही बनाया है कि नहीं, क्या ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है कि नहीं, यह हमको समय समय पर चेक करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बोला क्वार्टरली 3-3 महीने में हम इसे चेक कर सकते हैं और 6-6 महीने में कर सकते हैं कि हमारा बजट हमने अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा कर रहा है कि नहीं, और हम इन उद्देश्यों या जो हमने अब हमारे जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको उसके अंदर कर रहा है कि नहीं। सपोज
हमें कूलर की बॉडी का हमारे पास प्लांट है और हमने जो शीट की कीमत लगा रखी है कूलर को बनाने के लिए वो 2000 रुपये की है, और तो वो 2000 से अंदर लेना है, एंड दैट ऑल्सो वी मस्ट सेव सम अमाउंट। सो 1880, 1800 इस तरीके से हमें डील करते हुए उसको ख़रीदना है और वो पैसा भी हमें बचाना है। दैट ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर बजटरी कंट्रोल, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑफकोर्स और डिटेल इन डेप्थ देखेंगे ही। प्रभावी बजटिंग के लिए प्रबंधकों तथा संबंधित क्रियान्वयन अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। बजटिंग के लिए एक व्यक्ति ही बजट पूरे प्लांट या फैक्ट्री का बनाए, यह संभव नहीं है। सभी को अपने अपने खर्चे को बताना रहता है, क्रिएटिविटी हो या कुछ नया हो, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हो या इवेजन हो, या उसको आपको प्रोडक्ट को जल्दी बनाने के लिए कुछ नए जिग्स एंड फिक्चर्स खरीदने हो। तो इस तरीके की सारी सूचनाओं को आप बजट के माध्यम से टॉप मैनेजमेंट को कन्वे करते हैं। टॉप मैनेजमेंट उन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए हर साल बजट को इंक्रीज़ करता है। वो इंक्रीज़ करता है तो आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपके इनकम ज़्यादा जनरेट होती है। इस तरीके से सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली एक दूसरे से के साथ चलती रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसा अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग में देखा कि बजट लचीला होना चाहिए। तो बजट लचीला क्यों होना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि कई आपदाएं विपदाएं ड्यूरिंग द प्लांट रन ऑन अ लॉन्गर, लंबे समय तक प्लांट चलने के फलस्वरूप ऐसी कई चीज़ें कई जो परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो जाती हैं जिसके की कारण हमने उनको बजट में इंक्लूड किया नहीं रहता है। तो हम हमेशा हमारा बजट इस तरीके से फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम किसी भी वक्त बजट में जो निर्धारित हमारी डिमांड्स हैं, जो एक्चुअली डेवलप हो गई है अनसर्टेनिटी होने के कारण, तो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए हमारे बजट को रीस्ट्रक्चरिंग कर सकें। जनरली हमारा बजट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का चलता है। तो हम सितंबर महीने में जब 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो उस समय बजट में हम इंक्लूजन करते हैं, सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं और उसे 31 मार्च तक पूर्ण करते हुए उसे कंप्लाई करते हैं। तो व्हाट इज़ फ्लेक्सिबल बजट? अधूरी सूचनाओं के आधार पर बनाए हुए बजट से भविष्य में हमेशा ही परेशानियां आती हैं। आपके बजट में आपकी सूचना अधूरी थी, आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी अधूरी थी, साथ ही साथ आपने जिस समय का उसमें कॉस्ट उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट या मशीन की इंक्लूड की वो पुरानी थी। तो कभी कभी इस ज्ञान व अनुभव की कमी भी एक सफल बजट बनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। होता है ये, और सभी से ऑलमोस्ट होता है कि हम किसी काम को कर रहे हैं और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेटेस्ट नहीं है। हमने किसी से सुनी सुनाई बातों पर बजट बना लिया कि हमको इस कॉस्ट पर ये चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो कभी भी फुलफिल नहीं होता है। तो इन सभी बजटों से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना कर सकने में सक्षम बनाने के लिए बजट को फ्लेक्सिबल बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। वह फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि भविष्य में यदि बजट के किसी हिस्से में अचानक कोई दिक्कत आ जाए तो आसानी से उसे सुलझाया जा सके। तो अचानक यदि आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें अक्सर बजट को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, जिसमें कि हम जब भी चाहें जो डिमांड हो उसके अनुरूप हम ऐड कर सकें। कहने का तात्पर्य यह है कि बदली हुई परिस्थितियों के आधार के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं का सामना करने के लिए बजट में हमेशा लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बदली हुई परिस्थितियों में शामिल है, कौन सी परिस्थितियां हैं? देखिए, उपभोक्ताओं की मांग में बदलाव। आपने प्रोडक्ट बनाया, उसकी डिमांड ही ख़त्म हो गई, मार्केट में वो डिमांड है ही नहीं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कोई ले, तो सेलर्स जो रहते हैं वो उसे कभी सेल ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको तुरंत वो प्रोडक्ट मार्केट से निकाल कर
उसमें जो डिमांड है उनको पूरा करते हुए वापस मार्केट में भेजना है। तो इसमें लगने वाला जो खर्चा है दैट इज़ उपभोक्ता की मांग में बदलाव है। दूसरा पदार्थ की कमी है। तो पदार्थ की कमी मतलब आप जो सामान बना रहे हैं उसमें लगने वाला जो मटेरियल है उसकी कमी महसूस हुई तो भी आपको फ्लेक्सिबल बजट आपको बनाना पड़ेगा। उसकी कीमतों में बदलाव हुआ तो भी आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से आप बजट में बदलाव करेंगे ही। श्रमिकों की हड़ताल यह सबसे बड़ा पॉइंट रहता था कुछ वर्षों पूर्व कि जब भी बजट बनता था और अक्सर किसी न किसी कंपनी के वर्कर्स या वहाँ के कर्मचारी ये स्ट्राइक हड़ताल पर चले जाते हैं। इस तरीके की जो हड़ताल रहती थी यह प्रायः गिनी जाती थी बजट के दौरान कि यदि 12 महीने वर्किंग है तो उस 12 महीने में से 2 महीने या 1.5 महीने वर्कर स्ट्राइक पर रहेंगे, यानी वर्कर हड़ताल पर रहेंगे। चूँकि स्किल्ड लेबर कम थी और डिपेंडेंसी ज़्यादा थी वर्करों पर, मशीनों से काम कम होता था, तो हड़ताली दिन बहुत ज़्यादा होते थे। अब ये जो हड़ताल है स्ट्राइक ये बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी बजट में यदि किसी कारणवश हड़ताल हुई आपकी प्लांट या फैक्ट्री में तो आपको इससे जूझना पड़ेगा। इसलिए इसे भी फ्लेक्सिबल बजट में एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब भी ज़रूरत हो उस हिसाब से हम इसे जोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हियर आई विल सम अप कि हमने आज मुख्यतः एडवांटेजेस ऑफ बजट, प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग और व्हाट इज़ फ्लेक्सिबल बजट, इसके ऊपर भी कई बार इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है। आई एम वेरी होपफुल कि आप इसे सही ढंग से आप समझे होंगे। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वारीज क्वेश्चन कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। At presently we will stop here, and in the next video lecture we will study budgetary control. So thank you students for your kind attention. Thank you very much.